हेलो साथियों, राजनीतिक कारणों से इन दिनों ऑपरेशन कायाकल्प फिर से चर्चा में है। लेकिन कारण भले ही राजनीतिक हो, लेकिन एक एस्पिरेंट के लिहाज से आपका दायित्व बनता है कि अगर कोई भी इस तरह का टॉपिक चर्चा में आता है तो आप समझें कि आपके परीक्षा के लिए वो कैसे इंपॉर्टेंट है। तो आज हम चर्चा करेंगे ऑपरेशन कायाकल्प की, जो कि फिर से भले ही राजनीतिक कारणों की वजह से चर्चा के पटल पर छाया हुआ है। तो जहां पक्ष विपक्ष के बीच में ऑपरेशन कायाकल्प की चर्चा हो रही है, जहां पक्ष जो है इसको अपनी ढाल बनाकर इसके आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए इसकी सफलता को गिना रहा है, वहीं पर विपक्ष ये कह रहा है कि प्राइमरी जो एजुकेशन है उस पर किस तरीके से उस पर लोग विमुख हो रहे हैं। तो उनके अलग आरोप हैं, पक्ष अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर हम बात करेंगे ऑपरेशन कायाकल्प के विषय में कि वास्तव में ये ऑपरेशन कायाकल्प है क्या और इससे संबंधित वो कौन से तथ्य हैं जो आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि चर्चा का कारण और साथ साथ इसके महत्वपूर्ण जो पहलू हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, चर्चा का कारण तो राजनीतिक है, तो इस पर चर्चा करने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन भले ही राजनीतिक कारणों से चर्चा में आया है, आपके लिए जरूरी है कि आप समझें कि ये है क्या। तो दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू की गई एक पहल है और इस पहल के माध्यम से इसका उद्देश्य ही ये है कि जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय होते हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं, वहां पर अगर कोई भी छात्र या छात्रा पढ़ने जाता है तो उसके लिए एक उपयुक्त बुनियादी ढांचा वहां उपलब्ध हो और साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जिससे कि प्राथमिक जो शिक्षा है यानी कि प्राइमरी एजुकेशन है वो बेहतर तरीके से संचालित हो सके। तो प्राथमिक स्कूल और उच्च प्राथमिक स्कूल यहाँ पर बुनियादी ढांचे और मूलभूत सुविधाओं के लिए उसको कैसे उन्नत किया जाए, ये राज्य सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई एक पहल है। और सुरक्षित, स्वच्छ और वातावरण के अनुकूल कैसे बाल शिक्षा यहाँ पर संचालित किया जा सके, यही इसका उद्देश्य है। विशेषता यह है कि उस विशेषता पर हम बात भी करेंगे। वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो आज इसी पर हमारी चर्चा केंद्रित होगी, लेकिन उससे पहले जो लोग यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक सूचना हम बता दें कि हमारी तरफ से, हमारे संस्थान की तरफ से आपके लिए यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स उपलब्ध कराया जाता है। इस कोर्स के माध्यम से आप चाहें तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयारी एक साथ कर सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में ये कोर्स उपलब्ध है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। ऑफलाइन मोड से अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं हमारे इलाहाबाद प्रयागराज, यानी कि जो पुराना नाम इलाहाबाद था तो प्रयागराज, या लखनऊ में हमारी जो शाखा है उससे। और साथ साथ ऑनलाइन मोड में भी क्लासरूम से लाइव हमारी जो क्लासेस होती हैं, 600 प्लस घंटों की ये कक्षाएं होती हैं। इसमें पूरे सिलेबस को आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों को कवर किया जाता है। कोर्स जिस दिन आपका शुरू हो गया उस दिन से लेकर 3 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है। उस दौरान आप जितनी बार चाहें इसको देख सकते हैं, तो रिवीजन भी हो सकता है। साथ साथ इसमें 2 साल तक यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज आपको इस कोर्स के साथ बिना अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किए मिलता है, यानी कि निःशुल्क रूप से मिलता है। इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं यूपीपीसीएस फाउंडेशन के माध्यम से। अब इसके लिए कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल करिए 8750187501 नंबर पे, या दृष्टि लर्निंग ऐप हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड करके यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स आप वहां से सर्च कर सकते हैं। देखिए, खबर यही थी। इस खबर के बाद अब हम बात करते हैं कि एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण का संकल्प के रूप में इसको देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो चाहती है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं इसमें जो बुनियादी ढांचे हैं वहां पर एक सुरक्षित वातावरण छात्रों को मिले और साथ साथ एक ऐसा परिसर मिले कि उस परिसर में प्राथमिक शिक्षा ठीक ढंग से हो सके। साथ साथ यहाँ पर आधुनिक शिक्षा के अनुरूप जो संसाधन है डेवलप किए जा सके। तो प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर बेहतर सुविधाएं, सुरक्षित वातावरण के साथ साथ बेहतर सुविधाएं भी मिले और हर बच्चे के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे तक उसकी पहुंच हो सके। इसीलिए प्राथमिक एजुकेशन पे सुधार के लिए, क्योंकि 2017 से पहले जो स्थिति थी और 2017 के बाद जो आंकड़े कह रहे हैं, उसमें इस ऑपरेशन कायाकल्प का क्या रोल है वो भी आपको आंकड़ों के माध्यम से स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको यह समझना है कि अगर ये एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई ये पहल थी, जिसका उद्देश्य क्या था। तो सरकारी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो बुनियादी ढांचे हों उनमें मूलभूत सुविधाओं का उन्नयन करना, वहां पर एक सुरक्षित, स्वच्छ और बाल अनुकूल शिक्षण वातावरण का निर्माण करना। अब यहाँ पर 19 सूत्रीय एक मापदंड बनाया गया। कितने सूत्रीय? 19 सूत्रीय, यानी कि 19 सूत्रीय जो मापदंड बनाया गया, इस मापदंड के हिसाब से ही तय होगा कि कोई भी जो विद्यालय है, यही सूत्र उस विद्यालय का मूल्यांकन करेंगे कि वो विद्यालय इस जो मेन क्राइटेरिया है उस पर खरा उतर रहा है कि नहीं। अब चाहे उसका असेसमेंट करना हो उस विद्यालय का, या उसको और ज्यादा अपग्रेड करना हो, उन्नयन करना हो, दोनों ही कंडीशन में इस 19 सूत्रीय जो मापदंड बनाए गए हैं उसके आधार पर ही देखा जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे किसी का मूल्यांकन करना हो तो आप देखेंगे पर्सनालिटी टेस्ट
कैसा है, उसका रिटन में एग्जाम कैसा है, प्रीलिम्स में कितने अंक किए, उसी प्रकार यहाँ भी 19 मापदंड जो है वो तय कर दिए गए। अब इस 19 मापदंड पर उस विद्यालय को देखा जाएगा कि वहां पर किसी कार्यात्मक रूप से लिंग विशेष की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शौचालय की क्या स्थिति है, पानी का जो पीने का जो पानी है, पेयजल है, उसकी क्या स्थिति है, वो सुरक्षित है कि नहीं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, पंखा इत्यादि की व्यवस्था है कि नहीं, चार दीवारी से वो विद्यालय घिरा हुआ है कि नहीं, सुव्यवस्थित तरीके से हम कह सकते हैं छात्र शिक्षक के लिए फर्नीचर वहां पर है कि नहीं, स्कूल में पुस्तकालय है कि नहीं, स्मार्ट क्लास की क्या स्थिति है, पोषण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए रसोई घर की है कि स्थिति नहीं है, उद्यान, साथ साथ खेल सुविधाएं और जो सौंदर्यीकरण है विद्यालय का, चाहे रंगाई वगाई हरियाली वगैरह है कि नहीं। तो इस तरह से 19 यहाँ पर मानदंड भी बनाए गए, मापदंड भी बनाए गए। ठीक, तो देखिए यहां पर अगर उसको कैटेगराइज करके भी हम देखेंगे, लेकिन यहां पर ये देखिए पारंपरिक जो व्यवस्था थी उसमें मानक क्या था, बुनियादी मानक था और अनियमित सुधार था, कोई ऐसा मानक निर्धारित नहीं कर दिया गया था। अब इसमें क्या किया गया, 19 बिंदु बना दिए गए, तो व्यापक और अनिवार्य मानक मिल गया। तो ये एक कायाकल्प के रूप में देखा जा सकता है। पहले की जो व्यवस्था थी उसमें केवल सरकारी धन पर ही निर्भरता थी, लेकिन यहाँ इसमें जो व्यवस्था की गई है, इसमें क्या किया गया है, इसमें बहुहित धारक जिसमें कि CSR, पंचायत और समुदाय की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। कैसे, तो यहाँ पर देखिए राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है। ठीक, कायाकल्प जो पहल है राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है और पंचायती राज संस्थान भी इसमें सहयोग करता है। साथ साथ जो समग्र शिक्षा अभियान है केंद्र का, केंद्र सरकार की जो शिक्षा संबंधी पहल है उसके साथ भी इसको इंटीग्रेट किया गया है। और CSR संस्थाओं, CSR संस्थाओं का मतलब जो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और साथ साथ सोशल भागीदारी, सामुदायिक भागीदारी, लोगों की भागीदारी, जैसे विशेष तौर पर अगर हम देखें तो जो जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है ना, उनको भी स्कूल को गोद लेने के लिए कहा जाता है, उसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो परंपरागत व्यवस्था थी उसमें केवल सरकारी धन पर निर्भरता थी, अब संसाधन के रूप में यहाँ पर कई हितधारक इसमें है, जैसे कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से यहाँ पर योगदान हो सकता है, पंचायतों की भूमिका भी हो सकती है और समुदाय की भागीदारी भी यहाँ पर हो सकती है। तो केवल जो अभी तक सरकार पर दबाव था वो अब इसमें कई हितधारक, इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उनका सहयोग मिल रहा है। साथ साथ विकास की गति क्या है उसको ट्रैक भी किया जा सकेगा, और इसके लिए विकास की गति को ट्रैक करने के लिए पहले जो केवल कागजी रिपोर्टिंग होती थी और भौतिक फाइलों में चीजें दौड़ती थी, अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि जियो टैगिंग की जाती है। साथ साथ जो प्रेरणा पोर्टल है उस पोर्टल के माध्यम से डिजिटल ट्रैकिंग भी इसकी की जाती है कि कोई काम हो रहा है तो उस काम की क्या पोजीशन है, जियो टैगिंग किस जगह पर काम हो रहा है, उन सारी चीजों को। तो हम कह सकते हैं कि जो विकास की जो ट्रैकिंग है वो प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से एक डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था हो गई है, जो कि परंपरागत कागजी व्यवस्था से कहीं बेहतर है। अब इसमें विद्यालय जो होते हैं, इच्छुक जो विद्यालय हैं, वो बेसिक शिक्षा परिषद की जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके माध्यम से वो अपने आप को पंजीकृत करा सकते हैं। फिर वहां पर उनकी कमियों का आकलन किया जाएगा और चरणबद्ध योजना चलाकर उनको दूर भी किया जाता है। तो ये पारंपरिक और नई व्यवस्था में कुछ मूलभूत डिफरेंस भी है। जिन 19 बिंदुओं के या मानकों की हम बात कर रहे थे उनमें अगर बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आप देखें तो स्कूल एक सुरक्षित चार दीवारी के अंदर घिरा है कि नहीं, बच्चों और शिक्षकों के लिए उचित फर्नीचर की व्यवस्था है कि नहीं, निर्बाध बिजली और पंखे की व्यवस्था है कि नहीं, स्वास्थ्य और स्वच्छता के अंतर्गत देखें तो लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय व्यवस्था यानी लिंग आधारित व्यवस्था है कि नहीं, साथ साथ स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था है कि नहीं। इसी के तहत कुछ अन्य बिंदुओं के अंतर्गत बात करें तो आधुनिक शिक्षा के तौर पर जैसे डिजिटल युग के लिए स्मार्ट क्लासरूम है कि नहीं, ज्ञानवर्धन के लिए वहां पर लाइब्रेरी की व्यवस्था, पुस्तकालय की व्यवस्था है कि नहीं, पर्यावरण और खेल के लिहाज से देखें तो पोषण और हरियाली के लिए वहां पर किचन गार्डन की व्यवस्था है कि नहीं, शारीरिक विकास के लिए खेल सुविधाएं कितनी उपलब्ध हैं, और स्कूल की आकर्षक रंगाई पुताई और सौंदर्यीकरण। इन इसी तरह के 19 बिंदु वहां पर बनाए गए हैं, जिसके आधार पर यह तय होता है कि उस स्कूल का मूल्यांकन किए जाने पर उसको क्या जगह दिया जाना चाहिए, और अगर उसको अपग्रेड अभी किया जाना है तो इन किन बिंदुओं में अभी कमी है उसको अपग्रेड किया जाए। अब इस योजना के परिणाम स्वरूप कुछ लाभदायक परिणाम भी मिले। उन लाभदायक परिणामों की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, एक तो इस योजना में क्या किया गया, स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, तो यानी कि मानकीकरण कर दिया गया, 19 बिंदुओं का एक बेंचमार्क डिसाइड कर दिया गया, सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई, और एक प्रेरणा पोर्टल जैसे जियो टैगिंग माध्यम से, डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से एक पारदर्शी जवाबदेही भी तय कर दी गई। अब देखिए इसके लाभ भी दिखाई दिए। इन परिणामों को अगर हम देखें तो 75 जिले में इसका लाभ ये हुआ कि जो 75 जिलों में अगर देखा जाए तो 1.2 लाख, 1.26 लाख बेसिकली है, 1.26 लाख जो सरकारी स्कूल हैं
उनका उन्नयन किया जा चुका है और लगभग 96% जो स्कूल हैं, लगभग 96% स्कूल जो हैं वो इन 19 सूत्रीय मानकों को पूरा करते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। ठीक, तो 2 करोड़ छात्रों को इससे लाभ भी हुआ है। जिन छात्रों को लाभ हुआ है उनकी संख्या कितनी बताई गई है? 2 करोड़ बताई गई है। ठीक, और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो छात्र हैं उनकी उपस्थिति बढ़ी है, जो ड्रॉप आउट होता था, जो बीच में एडमिशन लेके छोड़ देने की घटना होती थी, वो ड्रॉप आउट कम हुआ है, लड़कियों की ड्रॉप आउट दर भी कम हुई है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो ये बता रही हैं कि अगर ये दावा सही है, यानी कि 19 सूत्री मानकों को 96% अगर विद्यालय पूरा कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 2017 से पहले और 2018 यानी कि इस पहल के आने के बाद, कायाकल्प पहल के आने के बाद, ऑपरेशन कायाकल्प के बाद की स्थिति काफी संतोषजनक कही जा सकती है। हालांकि दावा जो है उसमें कितनी सच्चाई है इसका और ज्यादा असेसमेंट किया जाना चाहिए, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। बिल्कुल विपक्ष को किसी भी तरह से केवल आरोप नहीं लगाना चाहिए और पक्ष को केवल कागजी कार्रवाई या हवाबाजी वाले दावे से भी बचना चाहिए। तो इसमें बीच में यथार्थ में अगर ये आंकड़ा है, इससे अगर थोड़ा बहुत कम भी है, तो भी हम कह सकते हैं कि एक अच्छी पहल है, एक सकारात्मक पहल है, बशर्ते कि इसमें ईमानदारी से वो चीजें हमको दिखाई देनी चाहिए ग्राउंड लेवल पर भी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपके परीक्षा के लिहाज से एक प्रश्न छोड़ते हैं आपकी जिम्मेदारी पर, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ साथ अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो कर लीजिए। रोज सुबह हम लेकर आते हैं करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपके लिए इसी चैनल पर सुबह 9 बजे। अब उससे भी जुड़िए। उसमें हम सैटरडे संडे अगर हम बात करें तो सेकंड और फोर्थ को छोड़ दीजिए, तो बाकी हर दिन ये क्लास होती है। अब यहाँ पर टारगेट यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए वो सेशन महत्वपूर्ण होता है, तो उस सेशन से भी जुड़िए। साथ साथ लड़ते रहिए, ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।